और लक्ष्मण, क्योंकि बहुत जल्दी यहाँ पर पीएम अपना नामांकन भरने वाले हैं और सारा का सारा ध्यान नीरज जी उस तरफ है अब। जी हाँ बिल्कुल, और 11:40 होने वाला है और ये बहुत ही 11:40 का एक हाँ, ये पुष्य नक्षत्र में अभिजीत मुहूर्त है। ओके, उस समय बिल्कुल अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। अभी तो काल भैरव की पूजा देख रहे थे आप, और 10 बजे से शुरू हुई थी वो। और इसका इम्पोर्टेंस ये है कि अभिजीत मुहूर्त में जो भी काम किया जाता है उसमें आपको विजय प्राप्त होती है। और ये 48 मिनट चलता तो ठीक 11:40 पे जाएंगे। तो बिना समय गंवाए सीधे चलते हैं लक्ष्मण जी के पास। लक्ष्मण जी, 11:40 में अब कुछ ही पल बाकी हैं, तो इस समय क्या स्थिति ताज़ा एकदम क्या हो रहा है? प्रधानमंत्री जी पहुँच गए कलेक्ट्रेट? बिल्कुल, अब से कुछ ही मिनटों पहले इस कचहरी चौराहे से प्रधानमंत्री मोदी का काफिला यहां से गुजरा है और ये पूरे लोगों का हुजूम आप देख रहे होंगे। जहां तक मेरी नजर जा रही है वहां से पूरे लोगों का हुजूम है। हर हर महादेव, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं और लोग यहां से पूरा वहां तक जहां से कचहरी के एंट्री, जहां से प्रधानमंत्री मोदी के लिए एंट्री गेट बनाया गया है, वहां तक लोगों का ऐसा ही हुजूम उमड़ा पड़ा है। और ये सब लोग अभी से नहीं, सुबह जब से मैं आया तब से ऐसे ही लोगों की भारी भीड़ यहाँ पर है। और ये 11:40 तक का समय है, तो 10:30 से 11:40 तक का समय पूरे कलेक्ट्रेट में निर्धारित किया गया था। मैं अंदर गया था जहां पे उनको नामांकन दाखिल करेंगे, तो वहां पे पूरी तरह से टेंट के जरिए उस इलाके को घेर लिया गया है। किसी के आने जाने पर पाबंदी लगाई गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी हैं तो जाहिर तौर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। और वहां पे 4 प्रस्तावक तय किए गए हैं जो इनके नामांकन के लिए प्रस्तावक के तौर पर होंगे, जिसमें पंडित गणेश्वर शास्त्री होंगे, बैजनाथ पटेल होंगे, लालचंद कुशवाहा होंगे, संजय सोनकर होंगे। और पंडित गणेश्वर शास्त्री के बारे में बता दूं कि ये तब सुर्खियों में आए थे जब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। उसका मुहूर्त उन्होंने निकाला था और मुख्य पंडित की भूमिका निभाई थी। उसके अलावा बैजनाथ पटेल ओबीसी समाज से तो आते हैं, लेकिन संघ के काफी पुराने कार्यकर्ता हैं। दूसरे संजय सोनकर भी दलित समाज से आते हैं और पार्टी के पुराने कार्यकर्ता रहे। लालचंद कुशवाहा भी पार्टी कार्यकर्ता रहे। तो ये लोग यहाँ पे प्रस्तावक होंगे। लेकिन इस दौरान केंद्र एनडीए शासित राज्यों के 8 मुख्यमंत्री यहाँ पे पहुंच रहे हैं, कैबिनेट मंत्री 18 यहाँ पे पहुंच रहे हैं और सारे वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे और कई वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में ये नामांकन दाखिल किया जाएगा। इस नामांकन के दाखिल करने के बाद यहाँ से रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी और फिर वहाँ से प्रबुद्ध लोगों के साथ बातचीत करने के बाद वो वहाँ से रवाना हो जाएंगे दूसरे राज्य में चुनाव प्रचार के लिए। तो ये पूरा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ अभी मेरे सामने भी काफिला यहाँ पे गुजरता हुआ जा रहा है। उनकी सुरक्षा बैरिकेड का काफिला यहाँ पे जा रहा है। जो आपको दिख रहा है ये सारा नज़ारा है कचहरी चौक का, बनारस कचहरी चौक का, जहाँ से अब लगता है कि अब लोग वापस आ रहे हैं। इसका मतलब प्रधानमंत्री के काफिले के अंतिम जो गाड़ियाँ हैं वो भी अब जा चुकी हैं। अब लोगों की यही तमन्ना है किसी तरीके से उस जगह पे पहुँचा जाए जहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी नामांकन दाखिल करेंगे। हालांकि मुझे नहीं लगता कि वहाँ आम लोगों की जाने की छूट दी जाएगी, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी कड़ी कर दी गई है। और दिलचस्प ये है कि बहुत एक तरीके से जिसको कहते हैं कि शुभ मुहूर्त के साथ साथ बहुत सारे जो भाजपा के गैलेक्सी लीडर्स हैं उनको बुलाया गया है, जिससे एक तरीके से ये मैसेजिंग भी दी जाए पॉलिटिकली कि किस तरीके से बनारस या वाराणसी का चुनाव प्रधानमंत्री जी अपना तीसरे टर्म के लिए पर्चा भरने जा रहे हैं। अच्छा, आपने कल से वहाँ पे हैं, आप शहर वहर काफ़ी घूम लिया है, कैसा माहौल चर्चा दिख रहा है? उस मतलब उसको एक्सट्रापोलेट करिए आप पूरे स्टेट लेवल पे, क्योंकि वहाँ पे मुझे पता है ये बहुत पूरे प्रदेश भर के लोग आए होंगे, नेता भी, आम जन भी और छोटे कार्यकर्ता भी। तो क्या बातचीत है, क्या माहौल है उनके बीच में? आइए सर, आइए, आप आइए, आपका इंटरव्यू होगा। देखिए, दरअसल यहाँ पे जब से लोगों से बातचीत की, क्योंकि बातचीत 2 तरीके से मैंने की। एक तरीका तो ये होता है जब कैमरा लेके जाए, माइक लगाए, लोगों से पूछे। दूसरा तरीका ये होता है कैमरा हटा के बात करें। तो कई बार लोग ये कहते हैं कैमरा लगाने पर लोग सच नहीं बोलते हैं, तो कैमरा हटा के मैंने पूरे रोड शो के जो पूरा इलाके थे वहां तक लोगों से बातचीत की। तो वाकई लोगों में एक बदलाव की अनुभूति वहां पे थी। चाहे वो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर है, बुनियादी सुविधाओं के लिए है। एक शख्स मिला, उन्होंने बोला कि मेरी गली में तो आजादी के बाद से कभी पानी की लाइन बदली ही नहीं गई थी। इन्होंने एक ने कहा मेरी गली में आजादी के बाद से कभी सीवर लाइन चेंज नहीं हुआ था। तो इस तरह के बदलाव अब हुए हैं। जिन गलियों में 2 पहिया जाने की दिक्कत होती थी वहां पे 4 पहिया जा रहा है। इस बात का एहसास लोगों ने किया है और शायद यही वजह कि इस बार उत्साह काफी ज्यादा है। 2 साल तक सांसद रहने, 2 टर्म तक यानी 10 साल तक सांसद रहने के बाद आमतौर पर थोड़ी बहुत नाराजगी रहती है, लेकिन यहाँ पे नाराजगी के कोई स्वर मुझे अभी तक वहां पे दिखे नहीं। और यही वजह है कि स्थानीय कार्यकर्ताओं से जब मैंने बात की तो उनका कहना था कि इस बार 400 पार तो आप राष्ट्रीय स्तर पर नारा लगाइए, हम लोग 10 लाख पार का नारा लगा रहे हैं ताकि 10 लाख से ज्यादा वोट प्रधानमंत्री मोदी को मिले। और यहाँ पे
कई लोग मुझे जब मैं लाइव करा था पहुंच भी गए और मेरे ऊपर फूलों की बारिश भी की। हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए रखा हो और उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी पे नहीं कर पाए तो हमारे ऊपर करें ताकि आवाज के दर्शक, हमारा भी अभिनंदन है। बहुत बढ़िया। मोदी जी आ रहे हैं यहाँ पे, क्या कुछ कहना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? अनूप श्रीवास्तव, पूर्व अध्यक्ष बनारस बार एसोसिएशन वाराणसी। पिछले 10 वर्षों में बनारस की जिस तरीके से बनारस में जो विकास हुआ है, आज आपने एक स्लोगन देखा होगा कल अपने ही चैनल में न्यूज़ 18 पे कि लोगों ने ये कहा कि आज विश्वनाथ जी दर्शन करने आए थे और उसके बाद मोदी जी का भी दर्शन किया हमने। तो जिसकी झलक पाते थे आज वो दर्शन के स्वरूप में बदल गया। इससे बड़ा व्यक्तित्व कोई होगा। अभिव्यक्ति की कला देखिए और इनके अंदर की भावना को। एक चीज हम कहना चाहते हैं कि चारों तरफ बस एक ही शोर, सारे वोट मोदी की ओर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वर्तमान अच्छा, वर्तमान अध्यक्ष हैं ये भी, चूंकि यहाँ पे आ रहे हैं नामांकन दाखिल करने, वकीलों में काफी उत्साह है। जी, आप स्वयं देख रहे होंगे वकीलों का उत्साह कि हजारों की संख्या में हम सब यहाँ उपस्थित हैं। आज हम लोग कार्य से विरत हैं उसके अभिनंदन के लिए, और अभी मोदी जी गुजरे हैं तो उन पर फूलों की बारिश करके हम लोगों ने उनका अभिनंदन किया है। और यहाँ के वकीलों ने तय किया है कि अब की बार मोदी यहाँ से 10 लाख ये बताओ नीरज जी कि ये जो है ये कार्यकर्ता नहीं है, ये स्थानीय लोग हैं जो मोदी के प्रति अपने उत्साह को दर्शाते हैं। तो ये लोगों के बीच में आपने कहा क्या अनुभव था, तो आपको साक्षात अनुभव यहाँ मैंने करा दिया। एक मिनट। ओके, अच्छा ये कुछ कहना चाह रहे हैं आपके बगल में जो है शायद। हाँ, हमारे एक बुलंदशहर से आए हैं, बाकी लोग बुलंदशहर में तो काफी बढ़िया रहा चुनाव। बुलंदशहर में बहुत अच्छा चुनाव रहा और बुलंदशहर सीट और गौतम बुद्ध नगर सीट। बनारस की बात की जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। अब बनारस क्यों आए बुलंदशहर से? मोदी जी को देखने? मात्र मोदी जी के रोड शो और नामांकन के लिए मैं बुलंदशहर से आया हूँ। बुलंदशहर बार का पूर्व अध्यक्ष। बुलाया गया है कि खुद आ गए? बुलाया गया। बुलाया गया, चलिए। तो ये मैं महर्षि विश्वामित्र के धरती से मिनी काशी का बेटा हूँ और तीसरी बार मोदी जी के लिए मैंने तीसरी बार नामांकन भराने के लिए मैं वहाँ पर विराजमान हूँ। और आशा विश्वास है कि 400 पार नहीं, 1 लाख पार नहीं, 10 लाख पार होंगे। आराम पार होंगे, ये पार होंगे। बनारस वाराणसी हम लोग जो है बनारस के अधिवक्ता समाज जो है सांसद नहीं बल्कि प्रधानमंत्री का जो है हम लोग जो है चयन करने जा रहे हैं। और आप कहना चाह रहे हैं? मैं महेश कुमार कुकरेजा वाराणसी से 390 सौरभ श्रीवास्तव विधायक जी के क्षेत्र से ये मोदी। क्या हाल है विधायक जी के क्षेत्र में? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। और ये जी बनारस की तो बात ही छोड़ दीजिए, यहाँ तो मतलब क्या हो गया। और दूसरी बात, जो यहाँ का संदेश जाएगा, जो वाराणसी का संदेश जो पूरे भारतवर्ष में जाएगा, वो समझ लीजिए कि पूरे वर्ल्ड में जाएगा। यही हमारे वरिष्ठ सहयोगी स्टूडियो में थे कुछ देर पहले, यही कह रहे थे कि बनारस के जरिए पूरे देश में एक संदेश देने की कोशिश है कि देखिए कि किस तरह का लोगों में उत्साह है, लोगों में मोदी की जीत को लेकर किस तरह का भरोसा है। कांग्रेस क्या बीजेपी के बारे में बोल रहे थे? कांग्रेस, मैं कांग्रेस की बात बता रहा हूँ। अभी क्या सोच के रखे हैं हम लोग ने तो 400 पार की कोशिश की थी, उनको रोक लिया। अब उसका डंका बजाएंगे आने वाले दिनों में। अगर मान लीजिए हम लोग को 390 पे रुक गया तो कहेंगे हम लोग ने कोशिश किया, 400 बचा लिया, उसको लेके चलेंगे। कांग्रेस की रणनीति का भी इनको अंदाजा अभी से चल पड़ा। नीरज जी। जी बिल्कुल, ये तो चर्चाएं चली रही हैं और मेरे ख्याल में इस वक्त शायद नामांकन दाखिले की प्रक्रिया चल रही होगी अंदर, क्योंकि हमें बस लाइव फीड नहीं आ रही, लेकिन कलेक्ट्रेट के अंदर वो पहुंच चुके थे और प्रोसेस मेरे ख्याल में इस समय चल रहा होगा, जो कि कुछ समय में कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद वो बाहर आएंगे। लक्ष्मण, आपने कहा कि इसके बाद निकलने के बाद एक वो प्रबुद्ध सभा को संबोधित करेंगे, वहाँ अनुमान है कि 1000-1500 लोग करीब होने वाले हैं। वहाँ क्या एजेंडा है? वो कार्यकर्ता लोग किस तरह के लोगों को एड्रेस करने वाले हैं? वो देखिए, उस एड्रेस को 2 नजरिए से देखा जाए, उसको 2 तरीके से महत्ता है। पहली बात तो ये कि वो जो सेंटर बनाया गया रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, ये बनारस के नए बनारस के उभरते बनारस का एक प्रतीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बुनियादी सुविधाओं
और यहाँ पे कन्वेंशन सेंटर का बनाया जाना एक प्रतीक है, बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। मैं वहाँ पे गया हूँ, आप लगेगा नहीं कि बनारस का ही लगेगा किसी बहुत बड़ी राजधानी में ऐसी बिल्डिंग बनाई गई है। और वहाँ पे प्रधानमंत्री के जाना एक तरीके से उसको और स्थापित करता है, उस उपलब्धि को और दर्शाता है। उसके बाद वहाँ पे प्रबुद्ध लोग होंगे और साथ ही साथ बीजेपी के कार्यकर्ता भी यहाँ होंगे। तो ज़्यादातर वो लोग होंगे जो भाजपा के सिपह सलाहकार रहे हैं और इस जीत में क्या भूमिका होनी चाहिए उस पर चर्चा सिर्फ बनारस को लेकर नहीं होनी है, पूरे देश में बदलते राजनीतिक परिदृश्य के ऊपर चर्चा होनी है। देश को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की सोच क्या है वो उस दौरान अपने कार्यकर्ताओं और प्रबुद्ध लोगों को साझा करेंगे, उन लोगों से फीडबैक लेंगे। करीब 1.5 घंटे तक वहां पे पूरा कार्यक्रम चलेगा। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जो है सो वापस रवाना होंगे। और बता दूं कि ये जो आपको अभी ने लोगों की भीड़ दिखाई, आप इसका अंदाजा लगा सकते, मैं आपके साथ लाइव पे खड़ा हूं, पूरे पसीने इतने ज्यादा आ रहे हैं कि यहाँ पे 42 डिग्री के आसपास तो कम से कम टेम्परेचर होगा ही होगा। और इस 42 डिग्री टेम्परेचर में भी लोगों का उत्साह यहाँ पे कम नहीं हो रहा है। नहीं, ये तो खैर वाराणसी की खास बात है कि वहाँ पे प्रधानमंत्री के साथ लोगों का बहुत आत्मीय लगाव है और हम लोगों ने हर बार देखा है कि इसी तरीके होता है। और इसके बाद शायद झारखंड जाने का प्रोग्राम है प्रधानमंत्री जी का यहाँ बनारस से। हाँ, इसके बाद वो झारखंड जाएंगे, जहाँ पे झारखंड जाएंगे, जहाँ पे 3:30 बजे एक जनसभा को संबोधित करेंगे। और इससे पहले का आप देखें तो पूरे बनारस दौरे को पल पल उन्होंने जिस तरीके के अपना कार्यक्रम रखा था, वो हर एक पल के जरिए एक मैसेज देने की कोशिश यहाँ पे कर रहे थे। सुबह सुबह दशाश्वमेध घाट पे आकर के उन्होंने स्नान किया, जो कि काफी पावन पुण्य माना जाता है। जो भी लोग भी बनारस आते हैं वो लोग यहाँ पे स्नान करते हैं। उस स्नान करने के बाद पूजा अर्चना की, फिर काल भैरव के पास गए। आप तो पड़ोस के रहने वाले नीरज जी, काल भैरव के पास गए लोग कोई भी काम की शुरुआत यहाँ पे नहीं करता है। कहा यह जाता है कि काल भैरव यहाँ के कोतवाल है, कहीं भी जाना है तो आपको वहाँ रहना होगा। काल भैरव के बारे में एक और चीज, जो लोग वहाँ नहीं गए उनको बता दूं कि काल भैरव जो पुलिस चौकी है, कोतवाली है, वहाँ पे कोतवाल के तौर पे काल भैरव की मूर्ति रखी गई है और कोतवाल वहाँ नहीं बैठता है। उसके बगल में एक चेयर लगाई जाती है, उस चेयर पे जो कोतवाल होता है वो बैठता है और जो काल भैरव है कोतवाल के तौर पर उनकी स्थायी चेयर लगाई रहती है, तो उस कुर्सी को कोई छेड़ता नहीं है। तो ये आस्था है काल भैरव के प्रति। वहाँ प्रधानमंत्री मोदी गए, वहाँ पे पूजा अर्चना की, उनसे अनुमति मांगी। कहा जाता है कोई भी शुभ काम करने से पहले काल भैरव की अनुमति लेना जरूरी होता है। वो अनुमति वहाँ पे ली। उस अनुमति लेने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जो है सो वो यहाँ पर आए हैं। तो एक आस्था का भी उन्होंने इजहार किया। और ऐसे समय में जब हर कोई कहता है मोदी की जीत तो सुनिश्चित है, लेकिन जीत को सुनिश्चित मान करके हम निश्चिंत बैठ जाएं, वो उन्होंने नहीं देखा। यही वजह है कि हर पल को उन्होंने काफी अलग अलग तरीके से बना रखा था, उसको एक संदेश के जरिए देने की कोशिश की। और अब मुझे लगता है कि ये 2 घंटे तक और वाराणसी में रुकेंगे और चुनाव से पहले, मतदान से पहले यहाँ पे आएंगे, 2-3 दिन तक यहाँ पे रहेंगे, ऐसा माना जा रहा है। बिल्कुल, वाराणसी का महत्व यह है कि देश की सांस्कृतिक राजधानी है ये, और वहाँ की जो बहुत सारी घटनाएं आप बता रहे थे कि काल भैरव की अनुमति के बिना कोई शुभ कार्य नहीं होता। मैंने वहाँ पे बहुत सारे, हमारे कई रिश्तेदार वहाँ थे, तो ये जानकारी हम लोगों को मिलती रहती थी कि किस तरीके से लोग डीप रूटेड हैं कल्चरली वाराणसी में। और विश्वविद्यालय जो वहाँ का है वो अनोखा विश्वविद्यालय, वहाँ पे तरह तरह की ऐसी पढ़ाई होती है जो शायद किसी और विश्वविद्यालय में नहीं होती होगी। तो लक्ष्मण, आप अभी यहाँ पे और थोड़ा सा गर्मी आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। नीरज जी नीरज जी, एक बात और बता दूं, चूंकि आप स्टूडियो में हैं, तो कल मैं यहाँ पे लाइव कर रहा था गदौलिया चौराहे पे। गदौलिया चौराहा बहुत ही मशहूर चौराहा, आप जानते ही हैं, जो कि बनारस के बदलते बनारस का एक प्रतीक भी काफी सजाया गया है। तो वहाँ पे कई सारे युवा लोग मिले। चूंकि आपने कहा कल्चरली कितना रिच है, सांस्कृतिक रूप से कितनी गहरी पैठ है। अब मैं कहूँ बनारस में एक नया रंग उमंग भी आ रहा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वो जो युवाओं की भीड़ थी, उन लोगों ने देखते ही पहचान लिया कि आप सीएनबीसी आवाज से हैं, और हम तो सीएनबीसी आवाज बहुत देखते हैं। और उनकी हार्दिक इच्छा थी कि नीरज जी को कहिएगा कि एक बार बनारस जरूर आए तो मुझे बताएं, मैं उनको लस्सी पिलाऊंगा। वो लोग मुझे भी ले गए, लस्सी पिलाए और पूरा गलियों से वाकिफ कराया। तो यहाँ पे सांस्कृतिक रूप से धनी होने के बावजूद लोग आर्थिक रूप से किस तरीके से नए आयाम को अपना रहे हैं, इसका भी एक एहसास मुझे हुआ कर। ये बहुत अच्छी खबर आपने सुनाई कि लोग अपनी रूट से जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ इक्विटी कल्चर को भी वहाँ पे अपना रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है और मैंने प्लान कर लिया, अपने मन में घोषणा कर ली कि मुझे वाराणसी जाना है एक दिन लोगों से मिलने के लिए। तो आप थोड़ा सा अभी आप वहाँ लिखिए, मिलिए जुलिए, दोबारा आपके पास आएंगे। फिलहाल यहाँ पे एक छोटा सा विराम लेते हैं और खबरों और बाजार का सिलसिला जारी है।